Have a nice day to my all students and friends. Myself, known as Santalal, Associate Professor Zoology, Government लोहिया पीजी कॉलेज चूरू राजस्थान। आज अपन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बाय ब्लड। रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आज मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड बताऊंगा कि ये फेफड़ों से ऊतकों तक कैसे जाती है। स्टार्ट द रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड बाय सेवरल डिफरेंट मेथड। रेस्पिरेटरी गैसेज श्वसनीय जो गैसें होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका रुधिर के द्वारा परिवहन कई विधियों के द्वारा संपन्न होता है। द ब्लड पिगमेंट प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन। जो ब्लड पिगमेंट्स पाए जाते हैं स्पेशली हीमोग्लोबिन इन मैमल्स या ह्यूमन बीइंग्स। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी होंगे जिनके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होगा। तो यहाँ जो ब्लड पिगमेंट या रेस्पिरेटरी पिगमेंट दूसरा नाम दिया है, श्वसनीय वर्णक या रुधिर वर्णक जो होते हैं, वो इसके परिवहन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड फ्रॉम लंग टू टिश्यूज एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग। ऑक्सीजन जो होती है वो फेफड़ों से ऊतकों तक और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो टिश्यूज टू लंग्स वाया ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऑक्सीजन का फेफड़ों से टिश्यूज तक वाया ब्लड, CO2 का टिश्यूज टू द लंग्स वाया ब्लड ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। फर्स्ट जो मुख्य वीडियो है जिसके ऊपर मैं व्याख्यान या लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड। रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन in all vertebrate and in some invertebrates, oxygen is transported in the blood by a respiratory pigment hemoglobin। सभी पृष्ठवंशियों में और कुछ अपृष्ठवंशियों के अंदर रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो एक श्वसनीय वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के द्वारा संपन्न होता है। हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं H स्मॉल। HB may be present in blood plasma, but its efficiency is as a respiratory pigment is increased when it is packed in cells, or those cells are RBCs, red blood corpuscles। यानी हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की जो क्षमता होती है वो कब ज्यादा बढ़ जाती है, जब वो RBCs लाल रक्त कणिकाओं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर पैक्ड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, पॉइंट आ रहा है केमिकल नेचर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की रासायनिक प्रवृत्ति क्या है। हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन। क्रोमा मीन्स कलर, कलर युक्त प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेटेड मतलब संयुग्मित प्रोटीन होती है, यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के साथ में कोई अदर सब्सटेंस जुड़ा हुआ होगा और उस अदर सब्सटेंस को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। हीमोग्लोबिन में वो हीम होगा। इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन है या रंजित प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज दैट विद कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन
combined with some other substance called prosthetic group. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है? एक प्रोटीन पार्ट होता है जो अन्य सब्सटेंस या पदार्थ के साथ में जुड़ा हुआ होता है और उस सब्सटेंस को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहां लिया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इक्वल टू प्रोटीन पार्ट, अदर सब्सटेंसेज यानी हीमोग्लोबिन का उदाहरण लेंगे तो प्रोटीन तो हो गई ग्लोबिन और अदर सब्सटेंस हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब नाउ चलेंगे प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन पे और उसके बाद में प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम पे चलेंगे। ग्लोबिन इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी हुई ग्लोबिन होती है, इन विच 2 आर अल्फा एंड 2 आर बीटा चेन्स, जिनमें से 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति के आधार पे इनका नाम रखा गया है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी हुई ग्लोबिन होती है, टू ईच ऑफ विच इज अटैच्ड ए प्रोस्थेटिक हीम ग्रुप। चारों की चारों यानी प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो हीम ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई होती है। व्हाट इज हीम? इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज लाइक दैट ऑफ पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन्स, व्हाट आर पोरफायरिन्स? Porphyrins are a group of heterocyclic macrocycle compounds, विषम चक्रीय मैक्रोसाइकल कंपाउंड्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 4 मॉडिफाइड पायरोल सब यूनिट्स, जो 4 पायरोल सब यूनिट्स का बने हुए होते हैं और इंटरकनेक्टेड एट देयर ए कार्बन एटम वाया मैथिन ब्रिजेज। आपस में मैथिन ब्रिजेज यानी कि बीच के अंदर CH या CH2 ग्रुप के द्वारा आपस में चारों जुड़ी हुई होती हैं। ये तो है पोरफायरिन्स और पोरफायरिन का सिंगुलर वर्ड हो गया पोरफायरिन रिंग। सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज, आधारीय संरचना कैसी होती है? लाइक पोरफायरिन रिंग विच इंक्लूड्स 4 पायरोल ग्रुप अराउंड ए सेंट्रल फेरस आयन। केंद्र में पाए जाने वाला फेरस आयन जो होता है उसके साथ में चारों पायरोल रिंग जुड़ी हुई होती हैं, अटैच्ड होती हैं। द फेरस इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम ऑफ ईच पायरोल ग्रुप। फेरस जो है वो प्रत्येक पायरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। आगे आएगा, समझ में आ जाएगा, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये देखिए आप स्ट्रक्चर में फेरस है और ये पायरोल रिंग है, 1 2 3 4 पायरोल रिंग है। आपस में ये मैथिन ब्रिजेज के द्वारा आपस में CH से आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इनके सेंटर के अंदर क्या है उपस्थित है? फेरस आयन। और फेरस आयन प्रत्येक पायरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए हाउ हीम एंड ग्लोबिन यूनाइट। कैसे हीम और ग्लोबिन आपस में जुड़ते हैं या कंबाइन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। किस प्रकार से हीम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन जो है वो आपस में जुड़ करके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। फेरस ऑफ हीम कंबाइंस बाय 2 बॉन्ड्स ऑफ 2 इमिडाजोल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ग्लोबिन। अब देखिए ये है हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप और ये है ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट। हीम और ग्लोबिन आपस में किस प्रकार से जुड़ करके इस हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं ये बताना चाहते हैं। इसके साथ में ये देखिए पायरोल है। पायरोल
स्वयं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग विद फॉर्मूला होगा सी फॉर, देखिए सी फॉर कार्बन 4 है, एच भी 4 है, सी फॉर एच फॉर और एन एच, ये देखिए एन एच, सी फॉर एच फॉर एन एच पायरोल रिंग होगी, ये पायरोल रिंग है 4। हीम के साथ में चारों पायरोल रिंग, यानी हीम में उपस्थित चारों पायरोल रिंग जो सेंटर में फेरस के साथ में नाइट्रोजन एटम द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है, या फेरस खुद प्रत्येक पायरोल के नाइट्रोजन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है, एच रिप्लेस हो जाएगा। ग्लोबिन मिलकर के, ये देखिए आप, ये ग्लोबिन प्रोटीन है और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक इमिडाजोल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अब क्या कह रहा है, फेरस ये किससे जुड़ी हुई होती है, फेरस से, ये देखिए आप, फेरस से। ग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, वो इधर जाकर के फेरस से जुड़ती हैं। ये तो दिखाइए बंधुओं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक ही ऐसी संरचना, एक प्रोटीन इधर जुड़ेगी, एक प्रोटीन इधर जुड़ेगी यों, और एक प्रोटीन इधर जुड़ेगी, टोटल दोनों अल्फा और दोनों बीटा चैन, अल्फा दोनों आमने सामने, बीटा दोनों आमने सामने, 4 जुड़ती हैं, यहाँ एक ही दिखाई है। फेरस आयन जो केंद्र में स्थित होता है वो ग्लोबिन के इमिडाजोल ग्रुप के नाइट्रोजन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, ये देखिए आप, ये फेरस जो है ये नाइट्रोजन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है ग्लोबिन की इमिडाजोल ग्रुप के साथ, इमिडाजोल नाइट्रोजन के साथ में। फेरस ऑफ हीम, हीम में पाए जाने वाला, यहाँ तक की संरचना, ये पूरी की पूरी संरचना क्या है, हीम। फेरस ऑफ हीम कंबाइंस बाय 2 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, 2 कंबाइन किसके साथ में जुड़ रहे, इमिडाजोल नाइट्रोजन, ये इमिडाजोल, यहाँ देखिए इमिडाजोल नाम आया है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ग्लोबिन, जो ग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन पार्ट में पाया जाता है, इस कारण से हीमोग्लोबिन बनता है। हीम प्लस ग्लोबिन के मिलने से हीमोग्लोबिन नामक संरचना अपने को प्राप्त होती है। अब हीमोग्लोबिन बन गया तो इसके साथ में ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगी, और ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कहां जुड़ेगी, लंग्स में। अब लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इन लंग्स, यानी अपने पास में ये देखिए हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक सूत्र दिया है, और इसमें कोई ऐसी कोई संरचना नहीं है जिसमें वैलेंसी, कोई संयोजकता कंप्लीट नहीं हो रही है। बहुत सारी पुस्तकों में देखा वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही थी। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड फ्रॉम द लंग टू द टिश्यूज इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन रिवर्सिबली विद टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी क्या कर रहा है कि ब्लड जो है वो फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन को किस रूप में पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन के साथ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा, उत्क्रमणीय रिवर्सिबली ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है, वन ऑफ द इमिडाजोल नाइट्रोजन इज रिवर्सिबली डिस्प्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का परमाणु आता है तो इमिडाजोल ग्रुप में जो प्रोटीन इमिडाजोल जो नाइट्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाएगा। ग्लोबिन पार्ट में एक नाइट्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा।
वन ऑफ द इमिडाजोल नाइट्रोजन इज रिवर्सिबली डिस्प्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। इमिडाजोल के अंदर पाए जाने वाली, ये देखिए आप, नाइट्रोजन एटम जो है, ये यहां से हटाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूं अभी। ये नाइट्रोजन एटम हट जाएगा और इसके साथ में आकर के एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाएगा। ये किसके द्वारा डिस्प्लेस्ड हुआ है, प्रतिस्थापित किसके द्वारा हुआ है, ऑक्सीजन अणु के द्वारा। दिस रिएक्शन इज थस ए रिवर्सिबल। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, या इसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं, नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण नहीं कहते, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ऑक्सीजनीकरण का ऑक्सीजनीकरण कहते हैं, यानी ऑक्सीजन जुड़ सकती है लेकिन ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। नॉट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस मेथड। नॉट ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। कारण बताऊंगा आगे, देखो। सिमिलरली द रिडक्शन इज नॉट अकर्स व्हेन ऑक्सीजन इज गिवन अप। जब ऑक्सीजन यहां से हट जाती है, यानी नाइट्रोजन एटम के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब निर्माण करती है, ये स्ट्रक्चर देखिए आप। एक ऑक्सीजन का, यहां कर्सर के साथ रहिए, ये घुमा रहा हूं मैं आपके साथ में, देखिए O2 जुड़ रही है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कंप्लीट हीम ग्रुप है और ये ग्लोबिन पार्ट है। एक नाइट्रोजन एटम रह गया और इमिडाजोल की एक नाइट्रोजन एटम रिप्लेस हो गया और उसके साथ में एक O2 का मॉलिक्यूल जुड़ गया। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो है लेकिन ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है इसका। क्यों? कि अगर ये O2 वापस त्याग दी जाती है, आगे पढ़ेंगे अपन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। जब ऑक्सीजन त्याग दी जाती है तो उस समय अपचयन नहीं होता। इसका कारण है कि सेंटर में पाए जाने वाला फेरस आयन जो है वो ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेट फेरस स्टेट थ्रू आउट, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और चाहे CO2। सिमिलरली रिडक्शन इज नॉट आकार, अपचयन नहीं होता व्हेन ऑक्सीजन इज गिवन अप, जब ऑक्सीजन त्याग दी जाती है, बिकॉज फेरस इज नॉट रिड्यूस्ड टू फेरिक। फेरस फेरिक में नहीं बदलता, फेरिक स्टेट में। आयरन रिमेन इन फेरस स्टेट थ्रू आउट। संपूर्ण साइकिल के अंदर फेरस अवस्था में रहता है, न कि फेरिक में बदलता है, फेरिक वापस फेरस में बदलता है। इसलिए यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता, ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन होगा। यहां ऑक्सीजनेशन हो रहा है, अभिक्रिया रिवर्सिबल है। सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, अब यहां आपको बता देता हूं, पीछे भी बता दिया मैंने। यहां तो एक ही अल्फा चेन जुड़ी हुई है, दूसरी एक अल्फा चेन ऊपर की तरफ जुड़ेगी, एक बीटा चेन इधर जुड़ेगी, एक बीटा चेन इधर जुड़ेगी। टोटल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ग्लोबिन में 4 थी, चारों के चारों फेरस के साथ में जुड़ेंगी और प्रत्येक जो ग्लोबिन है वो एक ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करती है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है, कितने ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है? 4 का। क्योंकि जब 4 प्रोटीन जुड़ी हुई हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की जुड़ी हुई है, यहां तो एक ही दिखा रहे हैं, दूसरी इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, 4 जुड़ेंगी ऐसी। यही बताना चाहता है, सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन H4 हीम ग्रुप्स। हीमोग्लोबिन के अंदर हीम के कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं? 4। एंड ईच ऑफ देम इज कैपेबल ऑफ टेकिंग अप वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
और प्रत्येक हीम ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन के एक अणुओं का आपस में बांधने का, ग्रहण करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन molecule is capable of transporting 4 oxygen molecules, देयरफॉर इसलिए यानी हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करने की योग्यता या क्षमता रखता है। इसलिए मेमेलियन ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुड बी रिप्रेजेंटेड एज HbO2 का होल 4। मैंने CBSE की 11th 12th की बुक्स भी देखी है, बहुत सारी अन्य पुस्तकें भी देखी है, HbO2 लिखा हुआ है। रॉन्ग, HbO2 का होल 4 होगा। यहां देखिए रिएक्शन में हीमोग्लोबिन है, 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ रहे हैं इन लंग्स के अंदर और रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा HbO2 होल 4 में बन रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज पर्पल रेड, यानी सॉरी, हीमोग्लोबिन इज पर्पल। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? डार्क रेड होता है, बैंगनी बोलते हैं। वेयर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड इन कलर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ईंट जैसा लाल होता है, ब्राइट रेड होता है, चमकीला लाल होता है। नेक्स्ट, आ रहा है बंधुओं, फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन कौन से कारक हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं? इन लंग्स देयर आर 3 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। फेफड़ों के अंदर 3 कारक ऐसे होते हैं, 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करते हैं। फर्स्ट, ब्लड की नॉर्मल पीएच होनी चाहिए, जैसे अपनी ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है 7.4। पीएच पोटेंशिया हाइड्रोजीना या कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। सेकंड, कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर ऑफ लंग्स देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के अन्य भागों की तुलना में फेफड़ों में तापक्रम कम होना चाहिए। ऑक्सीजन अधिक होगी तो ऑक्सीजन ठंडी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है। थर्ड, हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा और CO2 की सांद्रता कम होनी चाहिए। ये 3 कारक अगर हैं तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इन द टिश्यूज। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जब ब्लड में चला जाता है तो ब्लड बिकम प्योर ऑक्सीजनेटेड या आर्टीरियल ब्लड बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं, धमनीय रक्त बोलते हैं, या ऑक्सीजन युक्त रक्त कहते हैं। जब ऊतकों में जाता है तो ऊतकों में आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ऊतकों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा होती है क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। तो डिफ्यूजन के द्वारा ऊतकों के अंदर ये प्रवेश कर जाती है, ऊतकों में नहीं, ऊतक कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। When ऑक्सी हीमोग्लोबिन reaches to body tissues via blood, रक्त के द्वारा, जिसको मिडल मैन ऑफ द बॉडी या रिवर ऑफ लाइफ स्पेन बोलते हैं, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है ब्लड, और शरीर का मध्यम पुरुष भी है और जीवन की सरिता या नदी भी है। When ऑक्सी हीमोग्लोबिन reaches to the body tissue via blood, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के द्वारा बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऊतकों या ऊतक कोशिकाओं के पास जाता है तो इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, टू लिबरेट ऑक्सीजन विच नाउ इंटर्स इनटू द टिश्यू सेल्स। अब
देखिए SbO2 का होल 4 है और रिवर्सिबल अभिक्रिया टिश्यू सेल्स में हो रही है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को छोड़ देता है, लिबरेट कर देता है। हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो गया। हीमोग्लोबिन अब और ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड अप करके अपने साथ बांध करके टिश्यू सेल्स को के पास लाएगा। टिश्यू सेल्स के अंदर लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहेंगी, यानी विशेष तौर से कैटाबॉलिज्म चलती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है और टिश्यू सेल्स को एनर्जी मिलती रहती है। CO2 और H2O बनती है, वो भी बाहर निकलती रहेगी। H2O तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आती है और CO2 जो टॉक्सिक होती है वो शरीर से बाहर निकलेगी। कैसे? ये हीमोग्लोबिन ही निकालेगा। इससे जस्ट आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फैक्टर्स कॉजिंग द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं। किस में? हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। ये देखिए आप, टिश्यूज के अंदर 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जस्ट ऊपर जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था तो 3 कारक आए थे। नॉर्मल pH, लो टेम्परेचर इन लंग्स देन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हाई ऑक्सीजन एंड लो CO2 कंसंट्रेशन। जस्ट अपोजिट ये फैक्टर्स होंगे। ये देखिए आप, पहला स्लाइटली एसिडिक pH ऑफ ब्लड। एसिडिक pH ब्लड की होगी, अम्लीय प्रवृत्ति बन जाएगी रक्त की, यानी 7.4 से pH कम हो जाती है। कम होती है तो अम्लीयता बढ़ती है और 7.4 से ज्यादा की तरफ चलते हैं, 8, 8.5, 8.5, 9 की तरफ तो क्षारीयता बढ़ती है। तो स्लाइटली एसिडिक pH ऑफ ब्लड, ब्लड का pH हल्का सा अम्लीय होने पर ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। राइज इन टेम्परेचर, जबकि यहां कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर इन टिश्यू, यहां लंग्स में, यहां टिश्यूज में होगा। राइज इन टेम्परेचर किसके कारण से हुआ? टिश्यूज के अंदर हीट उत्पन्न हुई, हीट प्रोड्यूस हुई ओविंग टू, किस कारण से? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचय जो क्रियाएं चलती है जिसके कारण से यहां पे CO2 प्रोड्यूस होती है। CO2 प्रोड्यूस होने के कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है। CO2 प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जस्ट अपोजिट ऊपर वाले 3 कारक बताए हैं, जस्ट अपोजिट फैक्टर्स यहां आ रहे हैं। हाई CO2 एंड लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और ऑक्सीजन की कम सांद्रता, ये 3 कारक जो होते हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हुआ प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन वाया ब्लड फ्रॉम लंग टू टिश्यू सेल्स, बॉडी टिश्यू सेल्स। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी, वादा करता हूं मैं आपसे। लेकिन आप क्रमबद्ध तरीके से ढंग से चलना पड़ेगा आपको। इससे आगे वाला वीडियो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, थोड़ा लंबा भी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। कई पॉइंट आएंगे, क्लोराइड शिफ्ट, कई प्रकार के कंपाउंड्स बनेंगे और साथ में ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स 4 मुख्य हैं, उनके साथ में और भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम लंग टू फ्रॉम टिश्यू टू द लंग होगा। उत्तक कोशिकाओं से वाया ब्लड, किसमें? फेफड़ों के द्वारा और एक्सपायरेशन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगी CO2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।